Hello everyone, welcome to the pre-secure for the 20th August 2024 और हमेशा की तरह हम करेंगे 5 MCQ बेस्ड ऑन द करंट अफेयर्स। ये MCQ बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, है ना। अगर आप डेली इन MCQ को देख रहे हो लास्ट एक महीने से 2 महीने से, तो आपको समझ में आ रहा होगा कि आपका डेली करंट अफेयर्स को लेके, नॉलेज को लेके ग्रोथ कितना ज़्यादा हो रहा है और एट द सेम टाइम आपका कॉन्फिडेंस कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, प्रीलिम्स को लेकर के तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। 5 MCQs करो, कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर लिखो। जो नहीं आता है उसको PDF से नोट्स बनाओ, फिर अगले दिन फिर फ्री सिक्योर करो। ये है लर्निंग प्रोसेस। और नोट्स को वीकली एक बार रिवाइज कर लिया करो, जो भी फैक्ट्स का नोट्स आप बनाते हो। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द के हेमा कमेटी रिपोर्ट। The report highlighted that women face sexual demands from the time they enter the industry. Women sexual demand face करते हैं। ये के हेमा कमेटी रिपोर्ट के बारे में है। वो बोलते हैं कि वुमेन सेक्सुअल डिमांड फेस करती हैं जब भी वो इंडस्ट्री में एंटर करती हैं। और ये किस इंडस्ट्री की बात कर रही हैं? एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की बात कर रही है ना। सी इज टॉकिंग अबाउट द एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। The committee confirmed the existence of the casting couch practice in the industry. कि अगर कास्ट करना है तो काउच पे आओ, समथिंग लाइक दैट। दैट मीन्स आस्किंग फेवर फ्रॉम द फीमेल एक्ट्रेस उनको कास्ट करने से पहले। तो ये कमेटी ने बोला कि हाँ, ऐसा प्रैक्टिस होता है। द रिपोर्ट प्राइमरली फोकस्ड ऑन फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस्ड बाय द वुमेन इन मलयालम फिल्म। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज के बारे में नहीं थी, रादर ये सेक्सुअल अब्यूज वगैरह के बारे में ज्यादा थी। तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट सही है। तो के हेमा कमेटी रिपोर्ट किसके रिगार्डिंग है, ये चीज आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है प्रीलिम्स में। सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है, ये डिटेल में भी पूछा जा सकता है। डिटेल में पूछने के चांसेस थोड़े कम बनते हैं। डायरेक्टली ये पूछा जा सकता है कि के हेमा कमेटी रिपोर्ट इनमें से किससे रिलेटेड है ना। आपको हो सकता है इकोनॉमिक्स में पूछ दे कुछ, है ना, कुछ और पूछ दे, और यहाँ पे आपको कास्टिंग काउच या फिर फिल्म इंडस्ट्री के बारे में पूछ दे। तो ये सब ऑप्शंस यहाँ पे बन सकते हैं। तो ये हो गई प्रीलिम्स की बात। तो क्या इसको मेंस में यूज कर पाओगे क्या? हाँ, के हेमा कमेटी ने बोला है कि वुमेन सेक्सुअल डिमांड फेस करती हैं जब भी वो फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करती हैं, कास्टिंग काउच प्रैक्टिसेस होती हैं। तो ये हम लोग मेंशन कर सकते हैं जीएस पेपर 1 में, जीएस पेपर 2 में, जिसके रिगार्डिंग वुमेन जो है वर्क प्लेसेस पे सेफ नहीं है, या वुमेन का जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है वो ज्यादा क्यों नहीं है। ये जीएस पेपर 3 में ये भी हम रीजन एक यहाँ पे दे सकते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाते हैं मेंस के लिए भी। समझ में आ रही बात? प्री सिक्योर नाम जरूर है, बट अगर आप नोट्स ऐसे बनाते जाते हो तो दैट आर गोइंग टू हेल्प यू फॉर योर मेंस ऑल्सो। चलो सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, इसको जरूर आप लिख लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट? द बन्नी ग्रासलैंड इज लोकेटेड along द नदर्न बॉर्डर ऑफ कच्छ डिस्ट्रिक्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात। गुजरात कच्छ डिस्ट्रिक्ट के नदर्न बॉर्डर पे क्या लोकेटेड है? बन्नी ग्रासलैंड। द प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन इन द बन्नी ग्रासलैंड इंक्लूड प्रोसोपिस जूलीफोरा एंड स्पोरोबोलस। द बन्नी ग्रासलैंड आर इंटायरली डिवॉइड ऑफ एनी ह्यूमन सेटलमेंट। तो ये तो गलत लग रहा है भाई। ह्यूमन सेटलमेंट होगा, इतना बड़ा ग्रासलैंड होता है, तो थर्ड तो गलत लग रहा है। फर्स्ट और सेकंड फिर बिल्कुल सही है। बन्नी ग्रासलैंड जो है कच्छ डिस्ट्रिक्ट के नदर्न बॉर्डर पे है, गुजरात में है। और वहां प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन जो है वो क्या है? प्रोसोपिस जूली फ्लोरा है। फ्लोरा तो आप समझ ही रहे हो, पौधे को बोलते हैं। और ये प्रोसोपिस जूली फ्लोरा जो है ये एक इन्वेजिव स्पेसीज है। ये बन्नी ग्रासलैंड पे आके धीरे धीरे और सारी ग्रास की प्रजातियों को इसने खत्म कर दिया है और खुद बहुत ज्यादा फैल गया है ना। और इसका कुछ खास यूज भी नहीं है वैसे। तो इन्वेजिव स्पेसीज में इसको काउंट किया जाता है। और यूपीएससी डायरेक्टली इस पे क्वेश्चन भी पूछ चुकी है कि प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा क्या होता है। इन्वेजिव, जो इन्वेड कर जाते हैं, किसी और जगह से आते हैं और कहीं और जगह घुस जाते हैं, है ना। तो ऐसा स्पेसीज को क्या बोलते हैं? इन्वेजिव स्पेसीज। घुस के और वहां नेटिव स्पेसीज को खत्म कर देते हैं। तो ऐसा ही कुछ इस जूलीफ्लोरा के साथ में है। देखो कितना खराब घास दिख रहा है, इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। और ऐसा आपने हर जगह देखा होगा, है ना। बहुत सारा आप टाइगर रिजर्व वगैरह कुछ भी आप देखे होंगे, तो ऐसी घास, फालतू से घास आपने उगी हुई देखी होगी। कई बार इनको जला दिया जाता है, जला के काम किया जाता है।
बट ये लोग फिर उगाते हैं, है ना, और ये लोग बाकी घास को जो वाकई में कुछ यूजफुल घास होती है उसको जन्म लेने नहीं देते हैं। तो वन घास और ग्रास, ग्रास इंग्लिश में, घास हिंदी में। 1 2 इज करेक्ट, 3 जो है इनकरेक्ट इसलिए क्योंकि लोग तो रहते हैं वहां। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग सेकुलर सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड बहुत सुन लिया आपने। यूनिफॉर्म मतलब सबके लिए एक जैसा होगा, है ना, किसी भी रिलीजन, कास्ट, ये तो मैंने ऑलरेडी कवर किया है 1 2 दिन पहले प्री सिक्योर में। तो सेकुलर का मतलब क्या होना चाहिए, सारे रिलीजन के लिए सेम होना चाहिए, किसी रिलीजन के हिसाब से डिफर नहीं होना चाहिए। द SCC एम्स टू इंश्योर दैट every citizen regardless of religion is treated equally under the law. SCC is designed to reflect the constitutional value जिसमें justice, equality, secularism सारी चीजें आई। यही तो होना चाहिए ना सेकुलर सिविल कोड, है ना। मैरिज डिवोर्स के लिए, हर किसी के लिए जो सिविल कोड रहे वो क्या रहे, सेकुलर रहे। ठीक है, तो बोथ आर करेक्ट। हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द गोड्डा प्रोजेक्ट इज आर करेक्ट। गोड्डा प्रोजेक्ट is India's first international power project supplying all generated power to बांग्लादेश। पावर जनरेशन को कहां भेज देता है गोड्डा पावर प्रोजेक्ट, बांग्लादेश भेज देता है। ठीक है, इंडियाज फर्स्ट ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट है, मतलब हमने कहीं पे पावर सप्लाई करना स्टार्ट किया, ये इंडिया का पहला प्रोजेक्ट है। पावर परचेज अग्रीमेंट हुआ है इंडिया बांग्लादेश के बीच में 2017 में, और 30 ईयर्स के लिए लास्ट करता है। The power plant in the Godda project has a capacity of 1496 megawatt and uses ultra super critical technology। फोर्थ में तीनों स्टेटमेंट आपको सही नहीं मिलेंगे क्योंकि यहाँ पे जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 25 ईयर्स का है, पावर परचेज वाला 30 ईयर्स का ड्यूरेशन नहीं है। बाकी दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए 2 स्टेटमेंट करेक्ट है ना। इतना फैक्चुअल आए एग्जाम में या नहीं आए, बट बेसिक अब जरूर ध्यान रखना कि गोड्डा प्रोजेक्ट है क्या। इंडिया का फर्स्ट ट्रांसलेशनल पावर प्रोजेक्ट है। जो पावर इंडिया किसको सप्लाई करता है, बांग्लादेश को सप्लाई करता है। इतना तो पता होना चाहिए, ये डेटा भी पता हो तो जरूरी है। ईयर जरूर पता होना चाहिए, है ना, ईयर बहुत जरूरी है। ड्यूरेशन भी जान लो 25 ईयर्स के लिए, इतना आपका काम हो जाएगा। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। विजय माल्या का नाम जानते हो ना आप लोग, विजय माल्या, है ना। विजय माल्या कहाँ चला गया, यूके जाके बैठा है। हम बुला नहीं पा रहे, हमें पता है हमारे 2000 करोड़ या इनफैक्ट ज्यादा ही SBI और बाकी बैंक्स के पैसे लेके गया है। जिस पैसे बैंक में आप डिपॉजिट कर रहे हो, या SBI बैंक गवर्नमेंट बैंक है, PSU बैंक है, तो गवर्नमेंट को टैक्स तो हम ही दे रहे हैं, तो उस लिहाज से हमारा ही बैंक है। तो पैसे लेके गया है और वापस नहीं बुला पा रहे हैं हम, क्योंकि वापस बुलाने के लिए हमारा यूके के साथ एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी नहीं है। बट ऐसा ट्रीटी हमारा बांग्लादेश के साथ है ना। नॉर्थ ईस्ट एरिया में, चाहे हम असम की बात करें, चाहे मेघालय की बात करें, चाहे और भी स्टेट्स की बात करें, यहाँ पे जो भी इंसर्जेंसीज होती रही हैं, चाहे अल्फा चाहे बाकी चीजों की वजह से, ये लोग फिर सेफ हेवन लेने कहाँ चले जाते थे, बांग्लादेश, और हमें उनको वापस अपने यहाँ लाना होता था। तो इस वजह से हमने बांग्लादेश से एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी साइन करी थी, है ना। तो ये बात है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। और अभी ये न्यूज में इसलिए चल रहा है कि बांग्लादेश अब मांग रहा है कि शेख हसीना को हमें दे दो, क्योंकि हमारे बीच क्या साइन हुआ है, एक्स्ट्राडिशन ट्रीटी। अब शेख हसीना को ले जाके वहां पे उनपे, है ना, असैसिनेशन अटेम्प्ट हो जाए, ये सारी चीजें हो जाए, तो बहुत सारा मैटर ये पेचीदा हो सकता है। बट हाँ, ट्रीटी हुई है तो हमें तो उसको पालन करना ही होगा, ये सारी चीजें। फिफ्थ के में अब स्टेटमेंट कौन सा इनकरेक्ट है वो पूछा गया है, तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। कोई भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। ट्रीटी 2013 में आई, 2016 में अमेंड हुई, है ना, और बाद में वापस। मेन इसका पर्पस क्या था कि जो भी क्रिमिनल्स है एक दूसरे कंट्री के एक्सचेंज किए जा सके। ठीक है, तो चलिए इसके साथ ही प्री सिक्योर खत्म होता है। कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर जरूर बताइए। थैंक यू, जय हिंद।